हेलो एवरीवन, एमयूज़ म्यूज़िक स्टार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूँगी। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि गज़ल के प्रथम शेर को क्या कहा जाता है? ए मतला, बी काफिया, सी रदीफ, डी शेर। क्योंकि यूजीसी नेट वगैरह के जो भी पेपर होते हैं उसमें टॉपिक जो होते हैं गज़ल होता है, ख्याल होता है, घराने होते हैं, शोध के रिगार्डिंग क्वेश्चन होते हैं, तालों के रिगार्डिंग होते हैं, रागों के रिगार्डिंग होते हैं, वेस्टर्न म्यूज़िक भी होता है। ठीक है, तो उसमें आपको हर चीज़ को डीपली पढ़ना ज़रूरी है अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो। अगर और सब्जेक्ट की कर रहे हो तो उसमें हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, EMRS के एग्ज़ाम अब आएंगे तो उसके रिगार्डिंग भी आपके लिए क्लासेस चल रही हैं, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। गज़ल के प्रथम शेर को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। ए मतला, बी काफिया, सी रदीफ, डी शेर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए मतला। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। मतला क्या होता है? गज़ल का प्रथम शेर जो होता है उसको मतला कहा जाता है और इसको काफिया और रदीफ भी कहते हैं। काफिया क्या होता है? जो गज़ल के हर शेर में तुकबंदी के लिए इस्तेमाल होता है। और रदीफ क्या होता है? जो काफिया के बाद आता है और हर शेर में दोहराया जाता है। और शेर क्या होता है? शेर होता है दो पंक्तियों का। ठीक है, ये चार चीज़ें आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। गज़ल का प्रथम शेर क्या कहलाता है? मतला। और काफिया किसको कहते हैं? वह शब्द या शब्दांश जो गज़ल के हर शेर में तुकबंदी के लिए इस्तेमाल होता है। और रदीफ क्या होता है? रदीफ वह शब्द या शब्दांश जो काफिया के बाद आता है। कई बार आपसे इसका सीक्वेंस पूछ सकता है कि इनको आप सीक्वेंस से लगाओ, पहले गज़ल आएगा, काफिया आएगा, रदीफ आएगा, फिर शेर आएगा, शेर लास्ट में आएगा। ठीक है ना, हर शेर में इसको दोहराया जाता है रदीफ को। ओके, कई बार आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है रदीफ किससे संबंधित है ना, तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। काफिया किससे संबंधित है? तो गज़ल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। मध्यकाल में मिजराब को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, ए जवा, बी नखी, सी नख, डी कोई नहीं। मध्यकाल में मिजराब को किस नाम से जाना जाता था? ए जवा, बी नखी, सी नख, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मध्यकाल में मिजराब को क्या बोला जाता था? जवा। ठीक है, जवा बोला जाता था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाट्य शास्त्र काल में विपंची वीणा जो थी उसमें कितनी तारें हुआ करती थी? ए 11, बी 9, सी 10, डी 7। नाट्य शास्त्र काल में विपंची जो वीणा थी उसमें कितनी तारें होती थी? ए 11, बी 9, सी 10, डी 7। क्या है इसका करेक्ट आंसर? नाट्य शास्त्र काल में विपंची वीणा। ठीक है, कई बार आपसे पूछ लेता है विपंची वीणा का उल्लेख किस में मिलता है? तो नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र नहीं है ये, नाट्य शास्त्र। थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, सो प्लीज़ इग्नोर दिस। ओके, कई लोग तो कमेंट करने लग जाते हैं मैडम पहले आप अपनी टाइपिंग सही करो उसके बाद हमें पढ़ाना। इट्स ऑल राइट, लिखने में कई बार कष्ट हो जाता है, गड़बड़, कई बार जल्दी लिखने के चक्कर में ध्यान नहीं रहता। नाट्य शास्त्र काल में विपंची वीणा में कितनी तारें थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कितनी थी? 9। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये विपंची वीणा, ओके, दो तुम्बे वाली वीणा है ये। क्या है? विपंची वीणा, एक तुम्बे वाली, सॉरी, है ना, विपंची वीणा है। कितनी तारें होती हैं? 9। किस में उल्लेख मिलता है? नाट्य शास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है। ओके, विपंची वीणा के बारे में। 9 तार होती है। इसको किससे बजाया जाता है? मिजराब से। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है। इसमें एक मुख्य तार होता है जिसको क्या बोला जाता है? नायकी का तार। और जो दूसरे तार होते हैं वो ड्रोन के लिए या फिर रागों के लिए इस्तेमाल होते हैं। विपंची वीणा को दाएं हाथ की उंगलियों में मिजराबों से बजाया जाता है और इसको बाएं हाथ से कांच या पत्थर के टुकड़े पे रोका जाता है। विपंची वीणा का उपयोग भारतीय शास्त्रीय संगीत में किया जाता है, विशेष रूप से उत्तर भारतीय संगीत में। ओके, कितने तारों वाली वीणा में? इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि मिजराब से बजने वाला वाद्य कौन सा है? ऐसा क्वेश्चन भी पूछ जाता है, विपंची वीणा। ठीक है, ऐसे भी पूछ लेते विपंची वीणा का जो मुख्य तार होता है उसको क्या बोलते हैं?
नाइकी का तार बोलते हैं। ओके, और बाकी जो उसके वायर्स होते हैं वो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं? राग और ड्रोन के लिए। और अगला क्वेश्चन ये आ जाता है, कितनी तारें होती हैं? 9 होती हैं। इसमें उल्लेख है, नाट्य शास्त्र में उल्लेख है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर्वप्रथम मेल राग वर्गीकरण का उल्लेख किसने किया था? देखो यहाँ पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। ए पुंडरीक विठल, बी विद्यारण्य, सी माधवाचार्य, डी भरत। देखो वैसे सबसे पहले मेल राग में माधवाचार्य का नाम लिया जाता है, लेकिन मैंने जहाँ से क्वेश्चन लिया है वहाँ पे माधवाचार्य ऑप्शन में नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे ऑप्शन रखा ताकि मैं आपका थोड़ा सा कर सकूँ कि कई बार अगर विद्यारण्य ऑप्शन में नहीं दिया है तो आपको माधवाचार्य लिखना है। पुंडरीक विठल का नाम आप अभी नहीं लिखोगे, ठीक है ना। पुंडरीक विठल ने मेल बनाए हैं, उसका उल्लेख सबसे पहले जो करता है उसका नाम आता है। तो इसमें माधवाचार्य क्या है कि मैंने तो लिखा है ऑप्शन में, लेकिन वैसे विद्यारण्य को सही माना, ठीक है। अब ये रस और भाव दिए हैं, यहाँ पे स्थायी भाव है और यहाँ पे एक साइड रस है, इनको आपको मिलाना है। रौद्र वीर भयानक श्रृंगार, और यहाँ दूसरी तरफ है रति भय उत्साह क्रोध। यहाँ पे आपके ऑप्शन है ए 1 2 3 4, बी 3 2 1 4 1, सी 4 3 2 1 और डी 2 1 4 3। इससे आपके 100 क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है। कोई सिंपल एग्जाम अगर आप देते हो टीजीटी पीजीटी का, तो उसके लिए तो ये 100 क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से। कैसे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे? एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन डाले हुए हैं मैंने। अब जैसे रौद्र का है, अगर आपसे मान लो कभी क्वेश्चन पूछता है कि रौद्र का कौन सा भाव है ना, 4 क्वेश्चन तो ये आपको दिख ही रहे हैं, रौद्र वीर भयानक श्रृंगार। 4 क्वेश्चन तो यहाँ से ही हो गए, है ना। थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, रस व भाव को मिलाना है। रौद्र वीर भयानक श्रृंगार, एक तरफ क्या दिया है? भाव, रति भय उत्साह क्रोध। रौद्र देखो नाम से ही आपको पता चल रहा है, रौद्र रूप जो है वो भगवान शिव का है और वो एक क्रोधित रूप माना जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है 4 3 2 1 है, ठीक है। रौद्र को हम किससे रिलेट करेंगे? क्रोध से। वीर को हम किससे करेंगे? उत्साह से। भयानक से भय तो आपको समझ में आ ही रहा है, भय भयानक, है ना। श्रृंगार को हम किससे करेंगे? रति से। ओके, श्रृंगार किससे करेंगे? रति से, ठीक है। रौद्र को क्रोध से, वीर उत्साह, भयानक भय और श्रृंगार रति, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से किन तालों में 14 मात्राएं होती हैं? ए दीपचंदी, बी चौताल, सी आड़ा चौताल, डी झूमरा, ई रुद्रताल। यहाँ पे आपके ऑप्शंस है ये रहे, ए बी सी डी, बी ए सी डी, सी बी सी डी, डी सी डी ई। 14 मात्राएं ही बतानी है आपको, इनमें से किस किस में आएगी। चौदह मात्राएं, इनमें से किन तालों में? अब देखो यहाँ से आपके और क्वेश्चन रिलेट हो गए ना। चौताल को किस लिए यूज़ किया जाता है? ख्याल के लिए, ध्रुपद के लिए। आड़ा चौताल को किस लिए किया जाता है? ख्याल के लिए। झुमरा को भी ख्याल के लिए। रुद्रताल को किस लिए किया जाता है? ध्रुपद के लिए। दीपचंदी को ठुमरी के लिए, ठीक है। अब इसमें करेक्ट आंसर जो था वो था ए सी डी, ठीक है। यानी दीपचंदी 14 मात्रा की होती है, आड़ा चौताल भी 14 मात्रा की होती है और झुमरा ताल भी 14 मात्रा की होती है। अगर हम चौताल की बात करते हैं तो ये होती है 12 मात्रा की, और रुद्र ताल की बात करें तो ये होती है 11 मात्रा की, ठीक है। अब कई बार इसमें से विषमपदी ताल कौन सी है, समपदी ताल कौन सी है, इसका आइडिया किससे लगता है? हमेशा उसकी मात्राओं के विभाग को देखकर। अगर हर विभाग में मात्राएं सेम है तो वो समपदी आती है। अभी मैं बताऊंगी आगे क्वेश्चन समपदी और विषमपदी का भी आपको, ठीक है। चलिए ये है धिन तिरकिट धिन्ना तुन्ना कत्ता तिरकिट धिन्ना धिन धिन्ना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये आड़ा चौताल होगी, ठीक है। ये कौन सी ताल है? आड़ा चौताल है। इसको आप याद भी कर सकते हो, इसमें 6 विभाग हैं, 2 खाली 4 ताली, ठीक है। धिन तिरकिट धिन्ना। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि आड़ा चौताल में धिन कितनी बार आता है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि आड़ा चौताल में धिन कितनी बार आता है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे 5 बार आया हुआ है, ओके। ना कितनी बार आता है? ना 4 बार आया हुआ है। तिरकिट कितनी बार आता है? तिरकिट 2 बार आया हुआ है। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है, ठीक है। ये कौन सी ताल है? धा धिन धा 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 3 3 4 7
3 4 7, ठीक है, ये दीपचंदी थी, ठीक है। धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन, ठीक है। ये वाली इजी ताल है, आपको तालों को याद रखना ज़रूरी है। इसमें भी 4 विभाग हैं, तीसरा विभाग खाली है, ठीक है। ये विषमपदी ताल है, क्योंकि इसमें विषमपदी इसलिए है क्योंकि इसमें पहले विभाग में 3 मात्रा है, दूसरे में 4 है, तीसरे में 3 है और चौथे में भी 4 है ना। तो ये विषमपदी। अगर चारों में 4-4 विभाग 4-4 मात्राएं होती तो ये समपदी ताल हो जाती, ठीक है। धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन, ठीक है। ऐसे याद भी करिए, आप इसको याद करना भी ज़रूरी है। अब इसमें धा देखो कितनी बार आ रहा है, 5 बार। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि पहला धा दीपचंदी में कब आया था, दूसरा धा कौन सी मात्रा पे आता है, तीसरा धा कौन सी मात्रा पे आता है, चौथा धा कौन सी मात्रा पे आता है। तो थोड़े से क्वेश्चन ऐसे भी घूम के बनते हैं। पहला 3 किस मात्रा पे आता है ना, थोड़ा सा इस तरीके से भी रिलेट करके चलना। ये आती है हमारी झूमरा ताल। ये 14 मात्रा की होती है। दिन धा तिरकिट, दिन दिन धागे तिरकिट, तीन ता तिरकिट, दिन दिन धागे तिरकिट, ठीक है। अब इसमें भी देख लीजिए दिन कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 बार आया है। और तिरकिट इसमें कितनी बार आया है, 4 बार। धागे इसमें 2 बार आए। ता की बात है तो ता जब आता है तो मतलब वहाँ पे खाली का यूज़ होता है। तीन अगर आ जाता है तो वहाँ भी खाली का यूज़ होता है। यहाँ पे ता की जहाँ पे अभी जैसे आपसे कई बार पूछ सकता है झूमरा में खाली जो आता है वो किस पे आता है, 3 पे भी आता है और ता पे भी आता है, ठीक है ना। 3 पे आता है। जब भी 3 या ता का वर्ड दिया जाता है तो वो मोस्टली खाली को रिलेट करता है। ओके, थोड़ा सा ध्यान इसको इस तरीके से भी रखना। दिन हमेशा जो होता है मोस्टली सम को रिलेट करता है, 3 जो होता है वो खाली को रिलेट करता है। ओके, अब देखो इसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। दिन कितने आए हैं इसमें, 5। तिरकिट कितने आए हैं, 4। धागे कितने आए हैं, 2। 3 एक बार आया और ता भी एक बार आया। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे याद रख सकते हो, 3 कितनी बार है, ता कितनी बार है, 3 कौन सी मात्रा पे है, ता कौन सी मात्रा पे है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखो ध्रुपद के साथ संगति के लिए तालों को आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी सबसे छोटी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी और फिर लास्ट में सबसे बड़ी। यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, तीव्रताल, सूलताल, चौताल, गज झंपा। ये आप अपने आइडिया से बताइए। इसके ऑप्शंस आगे हैं, मैंने थोड़ा सा आगे कर दिया इसको ऑप्शंस को, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। तीव्रताल, सूलताल, चौताल, गजजंपा। अब ध्यान से ये देख लो, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे गजजंपा किस गायकी के लिए उपयुक्त ताल है, तो ध्रुपद के लिए। चौताल का पूछ लेता है, चौताल किसके लिए उपयोगी है, ध्रुपद के लिए। सूलताल का तो आपको पता ही है। और तीव्रताल, ठीक है, आजकल सूलताल का क्वेश्चन कम बनता है, तीव्रताल का ज़्यादा बनने लग गया और गजजंपा का ज़्यादा बनने लग गया। ओके, तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी आप ध्यान करके चलिएगा कि ध्रुपद के साथ संगति के लिए अगर हम तालों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है और उसके बाद कौन सी आएगी। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, सबसे छोटी से सबसे बड़ी बताइए, है ना। ये देखिए इसके ऑप्शंस यहाँ पे हैं, मैंने थोड़े से आगे कर दिए थे। ये लीजिए, ऑप्शन ए है बी सी डी ई ए, सी आता, ऑप्शन बी आता है ए सी डी ए बी, ऑप्शन सी आता है बी सी ए डी और ऑप्शन डी आता है ए बी सी डी। तो सिंपल सी बात है, अगर मात्राएं पता है तो आराम से बता सकते हो, अगर नहीं पता है तो नहीं बता पाओगे। ए बी सी डी आंसर आएगा। तीव्रताल कितनी मात्रा की होती है भाई, 7 की। सूलताल की बात करें तो ये 10 की होती है। चौताल की बात करें तो ये 12 मात्रा की होती है। गजचंपा की बात करें तो ये 15 की होती है, ठीक है। टोटल 4 हो गई। तीव्रा 7 की, सूलताल 10 मात्रा की, खंड जाति की ताल है सूलताल, और तीव्रा मिश्र जाति की है। चौताल की बात करें तो ये 12 आता है, तो तीसर जाति की हो गई। गजचंपा 15 की है तो ये खंड जाति की। ये कैसे निकाला जाता है, इसको भी अगर समझना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैंने अपना कांटेक्ट नंबर आगे दिया हुआ है। ये खंड जाति, संकीर्ण जाति, मिश्र जाति कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना।
ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठुमरी के लिए उपयुक्त ताल इनमें से कौन सा है? ए आड़ो चौताल, बी दीपचंदी, सी चौताल, डी रुद्रताल। आड़ा चौताल 14 मात्रा की, दीपचंदी 14 मात्रा की, चौताल 12 मात्रा की, रुद्रताल 11 मात्रा की। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दीपचंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, संपत्ति ताल को चिन्हित करना है। ये क्वेश्चन आ गया अभी जो मैं डिफाइन कर रही थी आपको कैसे निकालते हैं। संपत्ति ताल बताइए इनमें से कौन सी है? ए रूपक, बी तीन ताल, सी एक ताल, डी धमार। ए ऑप्शन बी सी, बी ऑप्शन ए बी, सी ऑप्शन सी डी एंड डी ऑप्शन बी डी। जिसमें विभाग और मात्राएं बराबर हो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए आएगा, बी सी। ठीक है ना। रूपक ताल में देख लो आप, 3-2 ऐसे होता है, और तीन ताल में देखो 4-4 के सारे होते हैं, 16 मात्रा की होती है। एक ताल में 6 विभाग होते हैं 2-2 मात्रा के, और धमार ताल 14 मात्रा की होती है। थैंक यू सो मच। अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक करिएगा।